जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वह औरत कौन थी? कार में धीरज के साथ कहाँ जा रही थी? धीरज के साथ उसका क्या रिश्ता था? धीरज के पास से तो उसका मोबाइल और पर्स मिल गया था, लेकिन उस औरत का कोई पहचान पत्र या मोबाइल घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ। इस वजह से यह सब एक रहस्य बन गया था। धीरज के मित्र, ऑफिस वाले, रिश्तेदार और पड़ोसी सब जानना चाहते थे कि आखिर वह औरत थी कौन और उसका धीरज से क्या रिश्ता था। सबको धीरज की मौत का गम कम, उस राज को जानने की उत्सुकता ज्यादा थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो गया। ऐसी ही एक घटना नहीं बल्कि दुर्घटना घटी शोभा के साथ। उसका पति धीरज एक औरत के साथ सड़क दुर्घटना में मारा गया था। पुलिस ने अपनी खानापूर्ति कर दी। दोनों लाशों का पोस्टमार्टम हो गया। उस औरत की लाश को लेने कोई नहीं आया, सो उसका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा कर दिया गया। वह औरत शादीशुदा थी क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर था। सवाल यह था कि वह गैर मर्द के साथ कार में क्यों थी? कार के कागजात के आधार पर पता चला कि वह कार धीरज के मित्र की थी। एक दिन पहले ही धीरज ने उससे यह कार ली थी कि वह एक जरूरी काम से चंडीगढ़ जा रहा है, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हुई दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर। यानी धीरज ने अपने मित्र से झूठ बोला। जब दुर्घटना की गुत्थी नहीं सुलझ सकी तो लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि उस औरत के साथ धीरज के अवैध रिश्ते रहे होंगे और वे दोनों मौज मस्ती के लिए निकले होंगे। लोगों की इस बेहूदी सोच पर शोभा खासी नाराज थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? किसी का मुंह वह बंद तो नहीं कर सकती थी। धीरज उसे बहुत प्यार करता था। शादी के 5 वर्षों में जब उन्हें संतान सुख नहीं मिला, तब उन दोनों ने अपना अपना मेडिकल चेकअप कराया। रिपोर्ट में पता चला कि वह मां नहीं बन सकती, जबकि धीरज पिता बनने के काबिल था। यह जानकर वह बहुत रोई और धीरज से बोली, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं अपना जीवन काट लूंगी। शोभा, अगर कमी मुझ में होती तो क्या तुम मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती? कहते हुए धीरज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। क्या उससे इतना प्यार करने वाला धीरज उसके साथ इस तरह बेवफाई कर सकता है? शोभा ने अपने मन को यह कहकर तसल्ली दी, हो सकता है उस औरत ने धीरज से लिफ्ट मांगी हो, लेकिन दिमाग में कुछ सवाल बिजली की तरह कौंध रहे थे कि धीरज ने अपने दोस्त से गाड़ी चंडीगढ़ जाने को कहकर ली, तो फिर वह आगरा जाने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर क्यों गया? मित्र से उसने झूठ क्यों बोला? आखिर वह जा कहाँ रहा था? और उसे भी कुछ बताकर नहीं गया, जबकि वह उसको छोटी से छोटी बात भी बताता था। कुछ बात तो जरूर है, तभी धीरज ने उससे अपने बाहर जाने की बात छिपाई थी। शोभा को दुखी और परेशान देखकर उसके पिता ने कहा, बेटी, जो होना था वो तो हो गया। तुम अब खुद को मजबूत करो और आर्थिक रूप से अपने पांवों पर खड़ी होने की कोशिश करो। धीरज की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि जिसके आधार पर तुम्हें नौकरी या पेंशन मिलेगी। उसके कागजात देखो, शायद उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कराई हो। उसके बैंक खातों को भी देखो, शायद तुम्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके। नहीं पापा, मुझे सब पता है। उन्होंने कोई पॉलिसी वगैरह नहीं कराई थी, ना ही बैंक में कोई खास रकम है, क्योंकि उनकी नौकरी मामूली थी और वेतन भी कम था। कुछ बचता ही कहाँ था जो वे जमा करते। वे अपने माँ बाप की भी आर्थिक मदद करते थे। फिर भी बेटा, एक बार देख लो, हर इंसान अपने आने वाले वक्त के लिए करता है। फिर धीरज जैसे समझदार इंसान ने भी कुछ न कुछ अवश्य किया होगा। दुखी मन से शोभा ने धीरज की अलमारी खोली। शायद उसके कागजात के साथ उसके साथ हुए हादसे का भी कोई सूत्र मिल जाए। अलमारी में बैंक की एक चेकबुक मिली और भारतीय जीवन बीमा निगम की एक डायरी मिली। उसने उसे जोश के साथ से खोला। पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कुछ पृष्ठों पर ऑफिस से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा था। डायरी के बीच में एक मेडिकल स्टोर का पर्चा मिला,
जिसमें कुछ दवाइयां लिखी थी। ये कौन सी दवाइयां थी? खराब लिखावट की वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस तारीख का पर्चा था, शोभा को खासा याद था कि उसने उस दौरान कोई दवाई नहीं मंगाई थी। इसका मतलब धीरज ने अपने लिए दवा खरीदी थी। यह सोचकर वह भयभीत हो उठी कि कहीं धीरज किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं था। उसने फौरन मेडिकल स्टोर जाने का फैसला लिया। वह मेडिकल स्टोर उसके घर से काफी दूर था, लेकिन वह वहां गई। मेडिकल स्टोर वाले ने पर्चे पर लिखी दवाएं तो बता दी, लेकिन दवाएं लेने कौन आया था वह ना बता सका। दवाइयां दांतों की बीमारी से संबंधित थी। उस दौरान धीरज को दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं थी। अगर थी भी तो वह अपने घर या ऑफिस के नजदीक के मेडिकल स्टोर से दवा लेता। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब साफ था कि धीरज ने किसी और के लिए दवाइयां खरीदी थी। किसके लिए खरीदी थी? यह जानने के लिए शोभा ने घर आकर धीरज का सामान फिर से टटोला। उसने उसकी डायरी दोबारा अच्छी तरह से चेक की। 15 अगस्त वाले पृष्ठ पर उसने लिखा था, आज आजादी का दिन मेरे लिए खास बन गया। आखिर 15 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था जो उसके लिए खास बन गया था? इस बात का जिक्र नहीं था। उसने उसके मोबाइल पर भी एक चीज नोटिस की। उसने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर तिरंगे के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगा रखी थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन थी। यह सत्य था कि उसे बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन लगा रखी थी। लेकिन आज ध्यान से सुना तो बीच में कोई धीरे से बोल रहा था, पापा, बोलो पापा। ये सुनकर उसका माथा ठनका। हो ना हो 15 अगस्त और बच्चे की खिलखिलाहट में कुछ न कुछ राज जरूर छिपा है। वॉलपेपर को उसने गौर से देखा। धीरज के पीछे एक अस्पताल था। अस्पताल का नाम साफ नजर आ रहा था। शायद उसने सेल्फी ली थी, यानी 15 अगस्त को धीरज उस अस्पताल के पास था। वह वहां क्यों गया था? यह जानने के लिए वह तुरंत उस अस्पताल के लिए चल पड़ी। वह भी काफी दूर था। वहां गई तो वास्तव में अस्पताल के बाहर तिरंगा लहरा रहा था। यह तो तय हो गया था कि धीरज ने सेल्फी यहीं ली थी। लेकिन वह यहाँ करने क्या आया था? अचानक उसके मस्तिष्क में बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन और पापा बोलो पापा की ध्वनि बिजली की तरह कौंध गई और वह फौरन अस्पताल के अंदर चली गई। मेटर्निटी होम के रिसेप्शन पर जाकर उसने 15 अगस्त को जन्मे बच्चों की जानकारी चाही। पहले तो उसे मना कर दिया गया, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने पर बताया गया कि उस दिन 7 बच्चे हुए थे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। उन बच्चों के पिता के नाम में धीरज का नाम नहीं था। सातों माओं के नाम उसने नोट कर लिए। अस्पताल के नियम के मुताबिक उसे उनके पते और मोबाइल नंबर नहीं दिए गए। घर आकर उसने धीरज के मोबाइल में उन नामों के आधार पर नंबर ढूंढे, लेकिन कोई नंबर नहीं मिला। एक नंबर जरूर एस नाम से सेव था। उसने उस नंबर पर फोन लगाया तो उधर से एक नारी स्वर गूंजा, कौन? जी मैं बोल रही हूँ। कौन? तू सीमा बोल रही है क्या? ये सुनकर वह थोड़ा घबराई। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे सीमा, क्या बात सुनूं तेरी? तू उस दिन शाम तक आने को कहकर गई थी और आज चौथा दिन है। तेरे बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। जल्दबाजी में तू अपना मोबाइल और पर्स भी यहीं भूल गई। तेरे फोन भी आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं कि तू कहाँ है। जी वो बात यह है कि तू इतना घबराकर क्यों बोल रही है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। क्या पति से झगड़ा हो गया? जी मैं सीमा नहीं, उसकी बहन शोभा बोल रही हूँ। शोभा? लेकिन सीमा ने कभी आपका जिक्र ही नहीं किया। आप बोल कहाँ से रही हैं? उसने हैरानी से पूछा। मैं आपको फोन पर कुछ बता नहीं पाऊंगी। आपसे मिलकर सब कुछ विस्तार से बता दूंगी। शीघ्र ही मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज आप अपना पता बता दीजिए, निवेदन करते हुए उसने कहा। ठीक है, मैं अभी आपको अपना पता एसएमएस करती हूँ। चंद मिनटों में ही उसका पता मोबाइल स्क्रीन पर आ गया और शोभा शीघ्र ही वहां के लिए रवाना हो गई।
जैसे ही शोभा ने दरवाजे की घंटी बजाई, एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। आप शोभा जी है ना? कहते हुए वे उसे बहुत सम्मान के साथ अंदर ले गई। पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, सीमा ने कभी आपका जिक्र तक नहीं किया था। वह मेरे यहाँ किराए पर अपने पति के साथ रहती थी। अभी 15 अगस्त को उसके बेटा भी हुआ है। उसकी ससुराल और मायके से कोई नहीं आया था। सारा काम मैंने और उसके पति ने ही संभाला था। वह मुझे माँ समान मानती है। अभी 4 दिन पहले ही सुबह 6 बजे अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाते हुए बोली थी, आंटी एक बहुत जरूरी काम है, दोनों जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, प्लीज तब तक आप आर्यन को संभाल लेना। अपने पर्स से धीरज का फोटो निकालकर उन्हें दिखाते हुए शोभा बोली, आंटी क्या यही सीमा के पति हैं? हाँ, यही इसके पति हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो सीमा की बहन हैं। उन्होंने शंका जाहिर की। आंटी, बात दरअसल ये है कि सीमा ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, इसलिए हमारा उससे संपर्क नहीं था। लेकिन अभी 4 दिनों पहले ही सीमा और उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आखिरी समय में उसने पुलिस को हमारा पता और आपका मोबाइल नंबर बताया था। उसी के आधार पर मैं यहाँ आई हूँ। कहते हुए उसने अखबार की कटिंग, जिसमें दुर्घटना के समाचार के साथ साथ सीमा और धीरज की तस्वीर थी, दिखा दी और फिर सुबक पड़ी। वे बुजुर्ग महिला भी रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, अब आर्यन तो अनाथ हो गया। नहीं आंटी, आर्यन क्यों अनाथ हो गया? उसकी मौसी तो जिंदा है, मैं पालूंगी उसे। आखिर मौसी भी तो माँ ही होती है। हाँ शोभा, तुम ठीक कह रही हो। अब तुम ही संभालो नन्हे आर्यन को। कहते हुए वे अंदर से 7-8 माह के बच्चे को ले आई, जो हूबहू धीरज की फोटोकॉपी था। शोभा ने बच्चे को अपनी छाती से ऐसे चिपका लिया जैसे कोई उसे छीन ना ले। वह जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाह रही थी। आंटी ने कहा, आप सीमा का कमरा खोल कर देख लो। बच्चे का जरूरी सामान तो अभी ले जाओ, बाकी सामान जब भी चाहे ले जाना। उसके बाद ही मैं कमरा किसी और को किराए पर दूंगी। उसने सीमा का कमरा खोला। कमरे में खास सामान नहीं था, बस जरूरी सामान था। बच्चे का सामान और सीमा का पर्स, वो मोबाइल लेकर वह आंटी को फिर आने को कहकर घर चल पड़ी। सारे रास्ते सोचती रही कि धीरज ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। दूसरी शादी रचा ली और बच्चा तक पैदा कर लिया। जब खुद उसने दूसरी शादी के लिए कहा था, तब कितनी वफादारी दिखा रहा था। ऐसे दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान के प्रति उसका मन घृणा से भर गया। घर आकर उसने सबसे पहले सीमा का पर्स चेक किया। पर्स में थोड़े बहुत रुपए, दांतों के डॉक्टर का पर्चा और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान था। पैन कार्ड और आधार कार्ड से पता चला कि सीमा धीरज के ही शहर की थी। इसका मतलब धीरज शादी के पहले से ही सीमा को जानता था और उसका प्रेम प्रसंग काफी पुराना था। फिर उसने सीमा का मोबाइल चेक किया। वॉलपेपर पर सीमा, धीरज और बच्चे का फोटो लगा था। व्हाट्सएप पर काफी मैसेज थे जो डिलीट नहीं किए गए थे। सीमा इतने सालों बाद तो मुझे मेट्रो में मिली। मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जानकर दुख हुआ कि तुम्हारा पति से तलाक हो चुका है। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी तुम अकेली रहती हो। मुझे देखकर तुम्हारी मकान मालकिन आंटी क्या सोचेंगी? तुमने आंटी को अपना परिचय मेरे पति के रूप में दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारे बीच जो कुछ क्षणिक आवेश में हुआ, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? सीमा, प्लीज जिद छोड़ दो। मैं शोभा को तलाक नहीं दे सकता। मैं उसे सच्चाई बता दूंगा, वह स्वीकार कर लेगी। उसका दिल बहुत बड़ा है। हम सब साथ रहेंगे। हमारे बच्चे को 2-2 माओं का प्यार मिलेगा। सीमा, मुझे अपने बच्चे से मिलने दो, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा औरों के भी मैसेज थे। तभी अचानक सीमा के मोबाइल की घंटी बजी। उसने तुरंत रिसीव किया। कौन? कौन की बच्ची? इतने दिनों से फोन लगा रही हूँ। हर बार तेरी खड़ूस आंटी उठाती है और कहती है कि तू अभी तक वापस नहीं आई। क्या बात है?
मथुरा में शादी करके वहीं से हनीमून मनाने भी निकल गई। शोभा चुप रही, बस हूं कहा। अच्छा, व्यस्त है हनीमून में। वैसे सीमा, ये ठीक ही रहा, वरना धीरज तो तुझे अपने घर में अपनी बीवी की नौकरानी बनाकर रख देता। तेरा बच्चा भी तेरा अपना नहीं रहता। बच्चे से ना मिलने देने की धमकी सुनकर आ गया ना लाइन पर। मेरा ये आइडिया कामयाब रहा। अब मंदिर में तूने शादी तो कर ली है, लेकिन ऐसी शादी कोई नहीं मानेगा। इसलिए बच्चे को ढाल बनाकर जल्दी से जल्दी धीरज को अपनी बीवी से तलाक के लिए राजी कर। हाँ हाँ, शोभा ने अटकते स्वर में कहा। हाँ हाँ मत कर, पार्टी की तैयारी शुरू कर। मैं अगले हफ्ते ही दिल्ली आ रही हूँ, ऑफिस के काम से। ठीक है, कहते हुए शोभा ने फोन काट दिया। धीरज के प्रति उसके मन में जो गलत भाव आ गए थे, वे एक पल में धुल गए। सच में धीरज ने एक पति होने के नाते उसे पूरा मान सम्मान और प्रेम दिया। वह धीरज पर गौरवान्वित हो उठी। धीरज की निशानी नन्हे आर्यन को पाकर उसका तन मन महक उठा। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया और बरसों से सहेजा ममता का खजाना उस पर लुटा दिया। उसके अनुभवी पिता ने सत्य ही कहा था कि धीरज जैसे समझदार इंसान ने भविष्य के लिए कुछ न कुछ जरूर किया होगा। वास्तव में उसने अपनी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण पॉलिसी करा ही दी थी, जो शोभा का सुरक्षित भविष्य बन गई थी। बीमा कंपनी की टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी को सार्थक कर दिया था धीरज ने। वह जिंदगी में शोभा के साथ था और जिंदगी के बाद भी उसके साथ है नन्हे आर्यन के रूप में।